सत्ता एक ऐसी चाबी जिससे सारे परिवर्तन हो सकते हैं। भाई जिनको भाई भाई कहते हो, चुनाव से पहले हिंदू भाई कहते हो, अगर उनके अधिकारों की बात आ रही तो उनसे क्यों मुंह फेर रहे हो? अब तो सरकार हिंदुओं की है तो दे दो। मैं अगर रामपुर पे स्पेशली कहूँ, जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चेक कीजिएगा एक रात रुक के कि जो जिस कार्यकर्ता के यहाँ आपका प्रोग्राम होगा उसके यहाँ पुलिस चली जाए। युवाओं में तो आपका क्रेज दिखता है, लेकिन जो पुराने व्यक्ति हैं उनमें अभी भी बहुत विश्वसनीयता नहीं है कि चंद्रशेखर उनके लिए विकल्प के तौर पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन मिशन के एक सिपाही हैं जिन्होंने अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान को समझा और जिनके पिता ने उनके हाथों में दम तोड़ दिया, इस उम्मीद के साथ कि उनका बेटा इस समाज के लिए और देश में कुछ योगदान करेगा। क्या आप मानते हैं कि जो परिवारवाद का आरोप लगातार समाजवादी पार्टी पर लगता है, अब मायावती उसी राजनीति पर जो है उतर आई है? क्या बीएसपी में कोई सेकंड लाइन लीडरशिप है? एक बार तो उन्होंने बेटा कह के बुलाया होता तो शायद आज परिणाम कुछ और होता। अखिलेश यादव बैठे थे, उनके बगल में चंद्रशेखर बैठे हुए थे और बड़ी मुस्कुरा के बातें कर रहे थे। देखिए, कुछ चीजें अभी एक बार और बैठेंगे, शायद वो क्लियर हो जाए। जिस बार क्लियर हो जाएंगे फिर मैं सबसे पहले यूपी तक पे बताऊंगा। मैं आजाद हूं, आजाद पैदा हुआ हूं और आजाद ही मरूंगा, क्योंकि मेरा नाम है चंद्रशेखर आजाद। ये नाम खतौली उपचुनाव में जब से गठबंधन को जीत मिली तब से बड़ी चर्चा में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरीके से राजनीति में, समाज में तो पहले से ही सक्रिय थे, राजनीति में उभर कर सामने आए हैं चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के चीफ है, आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं और आज वो यूपी तक के साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे दो सहयोगी मोहित और शिवानी भी सवाल जवाब करेंगे इनके साथ। लेकिन जब हमने बात कही खतौली की, क्या हुआ खतौली में इस बार? जनता ने जनमत का प्रयोग किया और रिजल्ट आपके मेरे हम सब लोगों के सामने। लेकिन ये जो खतौली में चुनाव जीता आपने, उसमें आपको क्या लगता है कि किसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण रही? आपकी रही, जयंत चौधरी की रही, या दोनों साथ कैसे आ गए? देखिए, जयंत जी और मैं पिछले एक साल से कुछ ही कम समय हुआ है, हम लोग लगातार राजस्थान को लेकर सक्रिय हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं और यूपी में भी हम लोग सक्रिय हैं। मैं खतौली हमारी पार्टी भी चुनाव लड़ाना चाहती थी, फिर जयंत जी से बात हुई, जयंत जी ने कहा कि हम सब मिलकर लड़ाते हैं और प्रयास करते हैं, क्योंकि पिछली बार जब 2022 का इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन अच्छा लड़े हम लोग, लेकिन जीते नहीं। तो हम एक नई समीकरण बनाना चाहते हैं जिससे कि हम लोग चुनाव जीतें। फिर इलेक्शन स्टार्ट हुआ और फिर इसकी घोषणा हुई गठबंधन की, और फिर सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है खतौली की जनता को और वहाँ काम करने वाले भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को, जिन्होंने काम किया, जो हमारे संदेश को लेकर गांव-गांव तक गए, लोगों के बीच में गए और लोगों को अपनी बात कहने का और उनसे जो उनका समर्थन है उसके लिए उनको तैयार करने का काम किया। वोट बहुत बड़ी ताकत है। मैंने तो यही सुना है कि वोट से बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर तक हमने हारते देखे और इस सीट पे भी बीजेपी ने सारी ताकत लगाई थी। अगर आप देखें, उनके केंद्रीय मंत्री थे, खुद मुख्यमंत्री वहाँ आए, आसपास के जो स्टेट के मिनिस्टर है वो थे, कई विधायक थे, कई सांसद, सब लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हम अपनी बात को बेहतर तरीके से, और जो बीजेपी की नीतियां हैं, जो किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, दलित, पिछड़े, अगड़े सबके विरोध में हैं, उनको, उनके साथ जो खेल हुआ, झूठ बोला गया, उस झूठ को का पर्दाफाश करने में हम लोग कामयाब हुए और नतीजा कि जनमत हुआ। और जनमत संग्रह जब हुआ एक बड़े प्लेटफार्म पे, एक अच्छे गठबंधन से, तो बीजेपी में वो परिवर्तन हुआ जिसको 2022 में होना चाहिए था। अच्छा चंद्रशेखर जी, गठबंधन बनते हैं, बिगड़ जाते हैं राजनीति में, लेकिन ये गठबंधन और ये चेहरे जो हमें खतौली में नजर आए जी, तो क्या वो 2024 में भी साथ रहेंगे? क्योंकि देखिए, जब से खतौली का चुनाव आया है उसके बाद में लगातार ये चर्चा है कि भाई ये जो जोड़ी है वो 2024 में भी कमाल करेगी, तो क्या वो कमाल बरकरार रहेगा? देखिए, मैं अपने विषय में आश्वस्त हूँ कि जब देश बचाने की, संविधान बचाने की, लोकतंत्र की रक्षा की और संविधान का जो उद्देश्य था उसको पूरा करने के बारे में हम सोचते हैं, तो सत्ता एक ऐसी चाबी जिससे सारे परिवर्तन हो सकते हैं। और ऐसे में जब बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही हो, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही हो, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पुलिस प्रशासन को जिस तरह से इन्वॉल्व कर रही है, चुनाव में डराने का काम कर रही हो आम लोगों को, तो ऐसे में सब लोगों को मिलकर मजबूत तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। जब समस्या एक है तो समाधान भी एक है, तो उस पर हमें एकजुट होना चाहिए। मेरी तरफ से प्रयास रहेगा, मैंने पहले भी प्रयास किया था और अब भी आपसे कह रहा हूँ, मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। बाकी मैं और जयंत भाई
का एक और अच्छा रिश्ता ये है क्योंकि हम पश्चिम से आते हैं और किसान कमेरों के लिए वो भी, उनके दादाजी भी, उनके पिताजी भी, और जिनको मैं नेता मानता हूँ, चाहे वो सर छोटू राम हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे महाराज सिंह भारती जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे मान्यवर काशीराम साहब हो या राम स्वरूप वर्मा जी हों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जन्ना कपूर, ये सब लोग सामाजिक न्याय की और जो विषमता है समाज में उनके खिलाफ उसको परिवर्तन की लड़ाई लड़ते रहे। तो उनमें मुझ में अच्छी बातें ये हैं कि हम यंग भी हैं और एक क्षेत्र से आते हैं और एक दूसरे की बोली भाषा को समझते हैं। उम्मीद है कि हम दोनों भाई मजबूती से लड़ाई के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ठीक है, आपने दोनों भाई बोला है, रजत आप भी सवाल कीजिए, मोहित आप भी कीजिएगा। आपने दो ही भाई बोला है और ये भाईचारा जो है काफी चर्चाएं हैं इसकी सोशल मीडिया पर, तो ये भाईचारा जो है 2022 में नजर आया, लेकिन उस तरीके से जो नतीजे हैं वो नहीं निकल कर आए। लेकिन खतौली में आपने अभी बोला कि बीजेपी जो है पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करती है, कहीं ना कहीं डराने धमकाने का काम करती है। रामपुर में लगातार आरोप लगे, तो क्या खतौली में भी ऐसा कुछ देखने को मिला? क्योंकि जीत तो आपकी थी। भाई आप ही लोगों ने दिखाया, मीडिया के साथियों ने। रामपुर में तो जो लोकतंत्र का चीरहरण हुआ वो तो हम सब लोगों ने देखा। मैं तो खुद रह के आया रामपुर, और जिस दिन इलेक्शन था आजम जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सत्ता का दुरुपयोग करेंगे और पुलिस और प्रशासन जो है निहत्थे लोगों को पीटने का, जेल भेजने का काम करेगी। मैं अगर रामपुर पे स्पेशली कहूँ, जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चेक कीजिएगा एक रात रुक के कि जो जिस कार्यकर्ता के यहाँ आपका प्रोग्राम होगा उसके यहाँ पुलिस चली जाएगी। मैंने नोटिस किया कि जितने मुस्लिम कार्यकर्ता मिलने आए थे लगभग सबको घर छोड़ना पड़ा रात में। इस तरह का तांडव पुलिस वहाँ कर रही थी। तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप मुरादाबाद रहेंगे तो शायद ये तानाशाही ना करें। लेकिन वर्तमान के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सत्ता के आगे इतने नतमस्तक हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि सत्ता बदलनी है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। कल सत्ता बदलेगी ना, अधिकारियों को ही नौकरी करनी है। फिर भी उन्होंने जो हालात की वो देखने लायक है कि कहीं 3 वोट पड़ रहे हैं, कहीं 9 वोट पड़ रहे हैं, कहीं 8 वोट पड़ रहे हैं। तो इस तरह से जब जनता अपने मत का प्रयोग ही नहीं करेगी तो फिर लोकतंत्र किस बात का? अगर चंद लोग फैसला करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये जो बाबा साहब के सपनों का जो लोकतंत्र था उसकी हत्या है। अब बात करें खतौली की, तो आपने मीडिया के साथियों ने दिखाया कि कैसे एक सीओ जो हैं, जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की कि आधार जो है वो एक सिंबल हो सकता है जिससे आप मत डाल सकते हैं जी, तो वो लौटा देते हैं कैमरे के सामने कि आधार कार्ड नहीं, वो वायरल हुआ। अब वो क्यों लौटाते हैं? कोई सवाल कर रहा है कि अगर वो इस तरह से अपनी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो ऐसा बहुत सारी जगह पे हुआ। वो तो अच्छा हो कि मीडिया के साथियों का, मीडिया बड़ा सतर्क था, आम जनमानस में बड़ा विरोध था, तो उन लोगों ने लगातार इस जगहों पर जाके जहाँ से सूचना मिली, कई कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, 2-2, 3-3 दिन तक हमारे लोग वो करते रहे, धमकियाँ मिली, पैसे का प्रभाव और तमाम तरह की चीज़ें, सब चीज़ें की गई। क्योंकि सत्ता की तरफ से तो पुलिस जो है वो जिस तरह का रोल अदा कर रही है, ऐसे में पुलिस के जरिए आप कितना भी जो है माहौल बना सकते हैं। भाई मुकदमा लिखना पुलिस के हाथ का काम है, धाराएं लगाने पुलिस के हाथ का काम है, तो निर्दोष लोगों को डराया गया, धमकाया गया। लेकिन जनता में जो उबाल था और जो एक सामाजिक भाईचारा बना किसान कमेरों का, उसने सरकार की जड़ें हिला दी। और जो सरकार कहती थी अहंकारी सरकार के हम किससे नहीं डरते हैं, हम नहीं हार सकते हैं, मजे हैं, जनता ने उनको आईना दिखाने का काम किया कि अगर आप सरकार में आके जनता के साथ धोखा करोगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल। मोहित के पास मैं जाऊंगा, लेकिन रामपुर गए आप, एक तस्वीर बड़ी चर्चा में आई जी। अखिलेश यादव बैठे थे, उनके बगल में चंद्रशेखर बैठे हुए थे और बड़ी मुस्कुरा के बातें कर रहे थे। क्या बातें हुई? क्योंकि अच्छा इतिहास नहीं रहा है। और क्या जो गठबंधन की बात हो रही है, उस गठबंधन में सिर्फ जयंत और आप ही शामिल हैं या फिर अखिलेश भी शामिल हैं? देखिए, मेरी बात वार्ता जयंत जी से हुई, तो मैं झूठ बोलता नहीं, मैंने आपको सच बात बता दी। अखिलेश जी से उस दिन मेरी वार्ता हुई जब हम रामपुर मंच पे थे, तो मैनपुरी के बारे में हम लोगों ने बात की। हमारा प्रयास था कि मैनपुरी में भी हमने अपनी टीम को सक्रिय किया कि हम लोगों को किसी भी तरह से वहाँ भी गठबंधन को जीतना है। दूसरा और कुछ बातें हुई जो रामपुर चुनाव को लेकर थी, जिस तरह का माहौल देखा गया। मैं एक शायद आपको जानकारी में ना हो, मैं बता दूं, जिस समय अखिलेश जी वहाँ पहुँचे तो इतने लोग नहीं जुट पाए थे क्योंकि पुलिस बैरिकेडिंग लगा के रोक रही थी। मोहल्लों के सामने पुलिस खड़ी थी। मैं खुद आया हूँ, मैं उनके बाद पहुँचा तो मैंने देखा पुलिस किस तरह रोक रही थी। फिर आजम भाई ने अपील की कि अगर आप इस तरह से डर जाओगे, बूटों की आवाज़ से डर जाओगे, तो फिर हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों का मुकाबला किया है, तो अगर आज डर जाओगे तो फिर सामना कैसे कर पाओगे? अब तो यहाँ जो है 2-2 वरिष्ठ नेता आ गए, तो अब तो निकल के आओ। तो फिर लोग धीरे धीरे आने शुरू हुए। तो उन सब चीज़ों को लेकर चर्चा हो रही थी और ये भी चर्चा हो रही थी कि अधिकारी जो आज तानाशाही कर रहे हैं,
कल जब सरकार बनने का माहौल बन रहा था तो यही अधिकारी जो हैं मिलने के लिए समय मांग रहे थे, तो बहुत सारी चर्चा हुई। मेरी उनसे कोई, देखिए राजनीति अपनी जगह है, मेरा व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है। तो मेरी बात हुई और मैं उससे पहले 2 बार उनसे मिला भी। एक बार जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी हॉस्पिटल में थे तब मैं मिलने के लिए गया, देखने के लिए। इंसानियत के लिए जाना चाहिए एक दूसरे के दुख सुख में। जो पार्टी विरोधी भी है, मतलब विचारधारा विरोधी, उससे मिल सकते हैं आप, हम इंसान तो हैं ही। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब माननीय मुलायम सिंह जी नहीं रहे तब मैं घर पे भी गया मिलने के लिए, तब भी हमारी काफ़ी बातें हुई। कुछ आपसी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सरल हुई, दूर हो गई। वार्ता करने से बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। अच्छा है, और मेरा ये प्रयास है कि मुस्कुरा के बात करनी चाहिए। मैं बीजेपी की तरह नफरत की बातें तो नहीं कर सकता हूँ, गोली मारो को और पता नहीं क्या क्या। ये लोकतंत्र की ये सुंदरता नहीं है। लोकतंत्र यानी कि लोगों को जोड़ना है, और आप इस तरह से 80-20 की बात करके राजनीति करते हो, तो आज आप पसमानदा की बात कर रहे हो। 80-20 में क्या वे पसमानदा नहीं आते थे आपके? तो आप वोट के लिए सब कुछ कर सकते हो, जनता ये समझ गई है। और इसीलिए जनता सबक सिखाएगी और आने वाले कल में भी सबक सिखाएगा। हम लोग भाईचारा बना रहे हैं कि संगठित हों लोग और अपने मुद्दों के लिए लड़ें, और उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में कामयाबी और बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अखिलेश यादव के साथ जो गलत फहमियाँ थी वो अब लगातार बातचीत में दूर हुई हैं, तो 2022 के इलेक्शन के समय क्या ऐसी गलत फहमी हो गई थी जो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम चीज़ें कहा कि मैं इंतज़ार करता रहा, बड़े भाई होने के नाते मैंने कई चीज़ें उनके सामने रखी, लेकिन वो जो आप मांग रहे थे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। तो क्या चीज़ें थी जो पॉसिबल नहीं हो सकी थी उन परिस्थितियों में? देखिए, कुछ चीज़ें अभी एक बार और बैठेंगे शायद वो क्लियर हो जाए। जिस बार क्लियर हो जाएंगी फिर मैं सबसे पहले यूपी तक पे बताऊंगा, क्योंकि इन तीनों मुलाकातों में पॉलिटिकल बात करने का समय नहीं मिला है। तो मुझे लगता है इस बार हम जब बैठेंगे और जब वो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से कौन लोग गड़बड़ किए थे, तो फिर मैं उन चीज़ों को यूपी तक पे सबसे पहले रखूँगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने यही सीखा है कि आप सच बोलने की हिम्मत रखिए। उस समय जो मेरा व्यू था, जो मुझे लगा, मैंने वो रखा, और अब मैं जब एक बार क्लियर हो जाएगी जो मेरा व्यू होगा मैं आपसे जरूर रखूँगा। बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं दलित राजनीति की, दलित वोट बैंक की, एक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है और पश्चिमी यूपी में खासतौर से बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। तो वहाँ पर आप लोगों को कैसे कन्वेंस करेंगे, क्योंकि बहन मायावती का जो एक लोगों का एक सेंटिमेंट है उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो आप कैसे उन्हें समझाएंगे कि नहीं यहाँ पर आप हमारे साथ आइए, और क्या अगर आपके साथ आते हैं तो उन्हें वहाँ से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा? 2 चीज़ें हैं। पहली जो आपने बात की ये बड़ी अच्छी है, मैं धन्यवाद देता हूँ यूपी तक का कि आज आपने मेरे नाम को सही लिया। मीडिया को पता नहीं क्या आदत है कि वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जरूर कहते हैं, और मैं अच्छा, ये सवाल जो रावण आपने हटवाया क्यों है? तो शुरू में आप मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, मीडिया का काम होता है सही चीज़ों को दिखाना। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है। आज़ाद मैंने जब मानसिक गुलामी छोड़ी और मैंने तय किया कि अपने देश को बचाने के लिए हम लोग को योगदान करना चाहिए। जैसे एक सैनिक सीमा पे अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, तो आंतरिक जो समस्याएं हैं और जिस तरह से नौजवानों को और बड़े तबके को इग्नोर किया जा रहा है, उनके हकों की आवाज़ के लिए लड़ना चाहिए। तब मैंने अपने नाम के साथ आज़ाद शामिल किया। अब मीडिया ने कई जगह जो है मेरी मूँछों की वजह से शायद रावण लगाया होगा या मेरे व्यवहार की वजह से लगाया होगा, तो मैंने कई बार कहा कि भाई मत कहा करो, लेकिन देखो मीडिया है कि मानती नहीं। तो ठीक है, नहीं ये बात तो यही ठीक है, लेकिन जो मुख्य सवाल मोहित ने पूछा कि यूपी ने लिया, मैं यूपी तक ने लिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, देखिए इस देश में एक जाति एक समाज से राजनीति संभव नहीं। इस बात को माननीय काशीराम साहब ने समझा और उन्होंने बहुजन बनाया, यानी कि जो वंचित तबका है, जिनकी कोई बात नहीं उठा रहा है, जिनको वास्तविकता में अवसर मिलना चाहिए, जिनके नेतृत्व होना चाहिए, जिनकी संख्या थोड़ी थोड़ी कम है और उनको हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के नाम से जानते हैं, उन्हीं वर्गों की राजनीति को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, उसको हम बहुजन कहते हैं। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। शायद आप आम आदमी की संपत्ति के लिए कह रहे हैं, बहन जी के लिए, मेरी भी बहुत संपत्ति है। मैं उनसे उनका बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और मैंने कभी आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने कभी एक शब्द भी उनके बारे में गलत नहीं बोला और ना मैं जीवन भर बोलूँगा। हर चीज़ का एक समय होता है। मैं आपको ही आपके शब्दों में जवाब देता हूँ। आपने कहा कि लोगों को रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, नहीं, तोड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक बहन जी उस विचारधारा के साथ काम करी थी, समाज ने पूरा साथ दिया। देखिए, इस बार भी तो कुछ वोट चला गया जबकि मुझे नहीं मिला,
मैं आपको फिर एक और जगह लेके आता हूँ। अभी दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन हुआ, 1% करीब वोट पड़े। गुजरात में असेंबली इलेक्शन हुआ, मैं नहीं था गुजरात में, शायद 0.50 के करीब वोट पड़े, 1% से भी आधे। और उसी के साथ साथ जो है चुनाव हुआ हिमाचल में, और शायद 0.40 के करीब वोट पड़े। यानी कि अगर आप 1% भी वोट नहीं ले पा रहे हो और राष्ट्रीय पार्टी हो आप, तो कहीं ना कहीं आपकी नीतियाँ गलत है, कहीं ना कहीं लोगों ने आप पे विश्वास करने में कमी अब जता दी है। फिर मैं कहता हूँ, एक समय था कि आप संघर्ष कर रहे थे और आपके फादर मेहनत कर रहे थे कि आपको आगे बढ़ने में का अवसर मिले। और जब बेटा बराबर का हो जाए तो बेटे को चाहिए कि पिता को कहें कि वो अब आराम करें, बेटे को भी चाहिए कि पिता को सुख दे। मैं तो चाहता हूँ कि देखो उनके पास एक अनुभव है, उनको चाहिए ये था कि वो मुझे बेटे की तरह जो है मुझे अवसर देती, जैसे उन्होंने अपने परिवार के लोगों को दिया, वो मुझे सिखाती, जो मुझ में कमी है उसको दूर करती और मुझसे कहती कि आओ काम करो। झूठ कितना भी फैला लीजिए, सच ये है कि एक बार भी उनकी तरफ से प्रयास में, मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन समाज तो इन चीज़ों को देख रहा है। भाई हम अगर समाज के लीडर हैं तो जब समाज के साथ अन्याय होगा तो हमारी चुप्पी बस को भी समाज भी देखता है, और जब समाज के अधिकारों का हनन होगा तो भी समाज देखता है, और जब आप विरोधी खेमे के पक्ष में बात करो तो भी समाज देखता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, लोगों ने देखा 2 अप्रैल का आंदोलन देखा लोगों ने, कि जब माननीय बहन जी ने कह दिया कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, जब दिल्ली में गुरु घर टूटा, पूरे दलित समाज की आस्था पे को ठेस पहुंची और कई लाख लोग यहाँ आए, तब भी बहन जी ने कह दिया कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं। हमेशा वो इग्नोर करती रही, लोग उनको सम्मान के साथ जो है एक्सेप्ट करते रहे। अब आप ये भी समझिए ना, काशीराम साहब कहते थे कि भाई सत्ता संघर्ष से मिलेगी, और आप बताओ पिछले 5 साल में कहीं एक संघर्ष आपने देखा तो आप बता दो। भाई जब नेता अपने लोगों से दूरी बना लेगा तो लोग क्या करेंगे? लोग तो तैयार थे, और मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो काम करते हैं। एक बार तो उन्होंने बेटा कह के बुलाया होता तो शायद आज परिणाम कुछ और होते। मैंने तो तब राजनीतिक दल बनाया जब उत्तर प्रदेश की सरकार मेरे खिलाफ मुकदमे हैं, जो कि मेरे व्यक्तिगत नहीं है, समाज की लड़ाई, समाज जानता है कि मैं 16 महीने जेल में रहा, मैंने एक बार उफ नहीं की, मेरे साथ कितना अन्याय हुआ, मैंने क्या क्या नहीं सहा। मुझे जहर देने का प्रयास हुआ, मेरे साथ मारपीट हुई, जो कहते भी शर्म आती। फिर उसके बाद जब मैं बीमार हो गया तो मेरा इलाज नहीं होने दिया, मुझे मजबूर किया गया, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई, तमाम सब चीज़ें की, मैंने सब सहा समाज के लिए। अगर मुझे MP MLA बनना होता तो मैं कोई दल ज्वाइन करके बन जाता, लेकिन मैं विचारधारा नहीं छोड़ पा रहा, इसलिए मैं आज भी यहाँ खड़ा हूँ। तो मैंने दल तब बनाया जब यूपी गवर्नमेंट मेरे खिलाफ जो झूठे मुकदमे किए उनमें मेरी जो बेल है उसको कैंसिल कराने के लिए दिल्ली यूपी हाई कोर्ट चली गई, इलाहाबाद। तब मुझे लगा कि अगर मैं ज़्यादा दिन अगर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ तो मुझे तरीका नहीं बदलना, बस कपड़े बदलने। तब मैंने राजनीतिक दल बनाया अपने लोगों के सुझाव के साथ। आज हमारे साथ भी लाखों लोग काम करते हैं, उनके लोग रोज हमारे लोगों को अपमानित करते हैं, उल्टी सी बातें कहते हैं। आप मुझे बताओ, मेरी वजह से आप सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन से बीजेपी हारी खतौली में, क्या मैं इस बात को गलत कह रहा हूँ? वरना 2 बार से तो खतौली विपक्ष हार ही रहा। बिल्कुल। तो जिनकी वजह से बीजेपी हारी वो एजेंट हो सकते हैं? बताइए आप मुझे। तो रोज हमारे काम को गाली देना ये उनके कार्यकर्ताओं का और उनके नेताओं का ठीक नहीं। समाज सब देख रहा है, और मैं आपसे भरोसे से कह रहा हूँ BSP के लोग भी बहुत खुश हैं मेरे आगे बढ़ने से, क्योंकि उन लंबे समय से वो राजनीतिक मतलब ताकत से दूर रहे, उनका घर बना, उनको डर लगता है ऐसा ना हो कि दूसरा बने ना और ये ढह जाए। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं गारंटी देता हूँ BSP का हर एक कार्यकर्ता और BSP का हर एक नेता, क्योंकि वो स्वाभिमान लोग हैं, वो सम्मानित होंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। उनको एहसास होगा कि अब हमारा दूसरा ताकत भी हमारी तैयार हो रही, और जिस दिन हमारा आंदोलन सफलता की तरफ बढ़ेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे, और उतनी ताकत से जितनी बहन जी के साथ खड़े होते हैं। बहन जी भी तो हमारी है, बहन जी की तरफ अगर कोई उंगली उठेगी तो क्या चंद्रशेखर चुप रहेगा? आप देखना, उनका परिवार भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन चंद्रशेखर को अगर उन बहन जी को खून की जरूरत पड़ी तो चंद्रशेखर खून देगा। और मुझे ज़्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं, मैंने अपने काम से लोगों का दिल जीता है, उनका विश्वास जीता है। आज अगर उन लोगों ने वोट दिया मेरे कहे से, तो उनको मेरे नेतृत्व पे और हमारे कार्यों पे उनका विश्वास है। चंद्रशेखर जी, एक छोटा सा सवाल आप ही की बात जी में। आपने कहा कि मायावती कहीं ना कहीं अपने परिवार को मानती है, और अगर आपको बेटा मानती है तो आज नतीजे कुछ और होते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जो परिवारवाद का आरोप लगातार समाजवादी पार्टी पर लगता है, अब मायावती उसी राजनीति पर जो है उतर आई है, और अब परिवारवाद जो है BSP में भी आप देख रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी को चाहिए कि वो नीचे से शुरुआत करें, जिससे कार्यकर्ता का मनोबल ना टूटे। आप ये बताओ,
अगर बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन वोट का अधिकार दिलाते हैं तो वो स्टेटमेंट देते हैं हम बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोवर हैं, अपने आप को खुद को मान्यवर काशीराम साहब का फॉलोवर कहते हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने जमीन पे रहने वाले लोगों को, जिनके पास साधन भी थे, उनको नेता बनाया। आप बताओ अगर पिछले 5 सालों में कोई जमीन पे रहने वाला नेता या उनके यहाँ बना हो? पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के अधिकार के साथ ये बात कही कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। अब आप मुझे बताओ कि पैसे वाले लोग राजा क्यों बन रहे हैं? तो जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, कल अगर मैं भी चाहूँ मेरा बेटा आके इसको संभाल ले, तो क्या कार्यकर्ता को चोट नहीं पहुंचेगी? तो जो नीचे कार्यकर्ता काम करता है उसकी भी उम्मीद होती है कि भाई मैं भी कल इस दल में आगे बढ़ के नेतृत्व कर सकता हूँ, और हमें देना चाहिए मौका। मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ कि हमारे दल में कभी परिवारवाद नहीं आएगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जो जातियाँ जिनको कभी नेतृत्व मिला, पाल, प्रजापति, कश्यप, निषाद, दुनिया, चौहान, राजभर, निषाद, ये तमाम जो जातियाँ हैं, सैन, हम इनको यहाँ इनके यहाँ लीडरशिप खड़ी करें। शेड्यूल कास्ट में भी जो धोखा हुआ उनके साथ, कि उन्होंने तो विश्वास किया, उनके साथ धोखा हुआ। तो पासी, धोबी, कोरी, खटीक, नट, तमाम लोगों में जो है हम लोग नेतृत्व खड़ा करेंगे। हमें तो अवसर की देर है, धीरे धीरे जब वो हमसे जुड़ जाएंगे हम उनमें लीडरशिप तैयार करेंगे और उनको मौका देंगे। तो मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, सबको सीखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं, आप दल चला रहे हैं तो परिवार ना चलाएं, दल चलाएं, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिर उनको देखो सरकारें चली जाती हैं। नहीं, आपके 2 सहयोगी भी तो हैं। जयंत भी तो परिवारवाद का ही एक आरोप लगता है कि उनके पिता दादा और उन्होंने अपनी पार्टी बढ़ा ली, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव पे आरोप लगता है पूरा यादव परिवार चुनाव लड़ रहा है। अब चाचा भी आ गए, उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। डिम्पल यादव को उन्होंने चुनाव लड़ाया, धर्मेंद्र यादव को। तो आपके जो सहयोगी हैं चुनाव लड़ना तो यही है ना, नेतृत्व देना, दोनों में फर्क है। चुनाव लड़ाना, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है, चुनाव लड़ने वाला हमेशा नेता नहीं होता है। ऐसे तो मैं कोई चुनाव भी नहीं जीता हूँ, ऐसे तो देश के प्रधानमंत्री चुनाव हारे, तो इसका मतलब नेता नहीं थे, ऐसा नहीं। देखो मैं फिर स्पष्ट करता हूँ, आज जयंत जी के पीछे कौन है? ना उनके दादा है ना उनके पिताजी। आज अपनी पार्टी को अपने दम से और अपने सहयोगियों के साथियों के साथ वो कर रहे हैं। मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप बताइए आज अखिलेश जी के साथ कौन है? उनको एहसास हुआ कि नहीं परिवार कितना इंपॉर्टेंट होता, कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है, तो आज उन्होंने अपने चाचा को साथ लिया। और जब वो साथ नहीं हो तो देख मैसेज आता है कि भाई जब परिवार एकजुट नहीं। मैं देखिए उनकी आलोचना करने के लिए, मैं तो बीजेपी के लोगों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आप बताओ राजनाथ सिंह जी के बेटे जो है वो कहाँ से आगे बढ़ के आए? ऐसे अगर मैं नाम गिनवाने लगूंगा तो यहाँ तो एक बड़ी लंबी लिस्ट है। एक दिन किसी नेता ने शेयर की थी पक्ष के, अखिलेश यादव ने शेयर की थी। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी को ना वो नहीं कह रहा हूँ, मगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस राजनीति से क्या देश का में बदलाव हो जाएगा? जो इस देश का वंचित तबका है, आज 72 साल हो गए लोकतंत्र आए हुए, आज भी वो बुनियादी अधिकार से दूर हो, उसको क्यों नहीं, उस पर क्यों नहीं बात हो रही है भाई? धर्म की बात सब कर रहे हैं, मगर मैं इसलिए धर्म पे नहीं जाता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कुदरत उनको दीर्घायु करे, लेकिन ये बताएं 8 सालों में ये नहीं महसूस कर पाए कि आज भी करोड़ों लोग जो हैं बिना छत के सो रहे हैं। आज भी जो है करोड़ों लोग अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा, अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, अच्छा इलाज नहीं मिल पा रहा है। इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? तो हम तो सवाल कर रहे हैं, वो किसी को बुरा लगे तो अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम अपने लोगों का भरोसा कैसे जीते, हम उनकी आवाज़ कैसे उठाएं? तो जो बुनियादी काम है उस पर तो बोलना पड़ेगा भाई। और देखो अगर किसी को कुछ चीज़ बुरी लगेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि लोकतंत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करना बंद कर दें। तो हम सही हैं और सही लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में परिवर्तन होना चाहिए, बुनियादी मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ आपने जिस तरीके से जिक्र किया महक बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी की परिवारवाद और तमाम जो डिज़र्व करते थे लोग, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो ये एक बड़ा हम जो पर्सपेक्टिव देखते हैं कि दलित वोट बैंक को लेकर और दलित नेताओं को लेकर एक बहुत अच्छी किताब मान्यवर काशीराम ने लिखी है कि चमचा युग। ठीक है, तो उस लिहाज से आप क्या देखते हैं कि क्या उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो कहाँ पे जाके स्टैंड करें? कौन कौन से वो ऐसे नेता हैं जो उस कंडीशन में जा चुके हैं कि जो कि अब समाज का संघर्ष जो आप कहते हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं, तो वो कौन दिखते हैं कि भाई ये जो मान्यवर काशीराम ने बुक लिखी वो इन्हीं लोगों के लिए थी? देखिए इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इसकी बातें बहुत लोग करते हैं, मीडिया के लोग भी करते हैं, लेकिन वास्तविक सच है कि लोगों ने पढ़ा नहीं। जैसे हर आदमी कहता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने निकले, लेकिन पूछे मैं कह सकता हूँ कि मैंने वो किताब पढ़ी है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए पहली बात, क्या बीएसपी में कोई सेकंड लाइन लीडरशिप है? क्या बीएसपी ने किसी गरीब के बेटे को नेता बनाया? आप बताइए मुझे, अगर उनके यहाँ हो तो आप मुझे बताओ। जैसे हमारे दल में हमने हर स्टेट में एक लीडर खड़ा कर दिया जिस पर लोगों का भरोसा है। इतने कम समय में क्या बीएसपी से 10 लोग गरीब परिवार से निकले जो इस क्षमता को जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके? उनको अवसर मिला है क्या?
कितने ऐसे लोग हैं बीएसपी में जो थोड़े उभरते दिखे और इस वजह से वो हो गए। और देखिए, आप नेता को अपने कमिटमेंट पे रहना चाहिए। काशीराम साहब चाहते अपने परिवार के व्यक्ति को नेता बना देते। जब गठबंधन के उससे मुख्यमंत्री बनाने का मौका था, किसी और को बना देते। उन्होंने मायावती जी को बनाया तो मायावती जी नेता होगी। वो अपने बेटे अपने भतीजे को बना देते तो शायद वो नेता हो जाता। किसी और दलित को बनाते, पिछड़े को बनाते, अकड़े को बनाते, माइनॉरिटी व्यक्ति बनाते, वो नेता हो जाता। सवाल ये, चमचा युग का प्रोस्पेक्टिव काशीराम साहब का क्या था कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला कॉन्स्टिट्यूशन में, और उससे जो नेता बने वो अपनी समाज के प्रति कम, अपनी पार्टी के प्रति ज़्यादा समर्पित है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा कि चमचे पे सीधा हमला नहीं करना है, जिस हाथ में चमचा है उस पर हमला करना है, क्योंकि अगर चमचा एक चमचा पे हमला कर गिरा दोगे तो दूसरा चमचा उठ जाएगा। तो इसलिए जो लोग पॉलिटिकल आरक्षण का फायदा लेके, महापुरुषों के त्याग बलिदान संघर्ष से जो चीज़ पैदा हुई है उसका फायदा लेके और समाज के हितों के लिए, जिनके लिए राजनीति है, उसके लिए नहीं बोल रहे थे, उन लोगों को साहब ने चमचा कहा। और आज भी ऐसे लोगों की भरमार बड़ी बड़ी है सभी दलों में। आप ये नोटिस करो, जिन लोग जो ऐसा मुझे ही कोई व्यक्ति समाज वोट करता है, कोई व्यक्ति वोट, और उसके साथ अन्याय हो, तो वो मुझसे क्या उम्मीद करेगा मोहित भाई कि भाई हमारा नेता हमारे बीच आए, हमारी लड़ाई लड़े। जब सरकार मिलकर न्याय ना दे रही, जैसे हाथरस का मामला है, पूरी सरकार खड़ी हो जाए आरोपियों के पक्ष में, तो क्या चाहती है? मतलब वो जो आपको वोट दे रहा है, वोट यानी कि वो आपको ताकत दे रहा है कि आइए मेरे लिए लड़िए, आइए मेरे लिए नीति बनाइए, आइए मेरी मुसीबतों को खत्म कीजिए, आइए मेरे लिए अवसर पैदा कीजिए, आइए मेरी बात कीजिए, मेरे मुद्दों की बात कीजिए। तो अब वो नेता जो है ढूंढे ना मिले तो तकलीफ तो उसको होती है। इसलिए लोग चाहते हैं कि नेता जो है उनके बीच में रहे, और हम लोग लगातार उनके बीच में रहते हैं। कहीं कोई मुद्दा हो, आप देखिए, मैं सबसे ज़्यादा, चाहे किसी प्रदेश का हो, जबकि राजस्थान में मैं लगातार सक्रिय रहता हूँ क्योंकि वहाँ समस्याएं बहुत हैं, तो वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि अगर मैं अपने लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता तो मेरी राजनीति क्या फ़ायदा है। पहले राजनीति में एजेंडे होते थे, 2 सरकारें बनी हैं अभी, एक गुजरात में रिटर्न हुई और एक हिमाचल में, और एमसीडी में यहाँ तीसरी दिल्ली में। आप तीनों उसका मैनिफेस्टो उठा लीजिए। अगर दलितों की तरक्की के लिए, उनके लिए अवसर के लिए अगर एक एजेंडा हो, एक मुद्दा हो, तो आप मुझे दिखा दीजिए। पिछड़ों की तरक्की के लिए कोई एजेंडा और मुद्दा हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। माइनॉरिटी के उसके लिए कोई एजेंडा मुद्दा हो, या अगड़ों के लिए कोई, तो दिखा दीजिए। ये करेंगे वो करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो समाज इन पे अवसर नहीं है, जब हम पढ़े हैं मोहित भाई, तो हमारी जो क्लास थी उसमें सब लोग डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS नहीं बने हैं। और मैं भारत में रहता हूँ, भारत की एक सच्चाई ये है जो सब लोग को जाननी चाहिए कि सबके लिए रोजगार उपलब्ध नहीं। सरकारी नौकरियां सबके लिए नहीं है क्योंकि 2%। प्राइवेट सेक्टर में सबके लिए जॉब नहीं है, खेती में सबके लिए जॉब नहीं, हम पे तो खेती नहीं। आप आज तक का आंकड़ा कि 54% दलित, 1 गज जमीन नहीं है। तो हम पे तो काम करने के लिए कोई अवसर ही नहीं है। क्या हम भूखे मर जाएं? इसलिए हम लोग न्यूनतम वेतन से भी कम पे काम कर रहे हैं। हम किसानों के लिए लड़ते हैं, मगर मजदूरों के लिए भी हम लड़ते हैं। मजदूरों के लिए आप बताइए, आप ही सोचे ना कि जो आज, पहले हमने सुना जानवर बिकते हैं पीठ बाजार, लेकिन यहाँ भारत में इंसान बिकते हैं। सुबह चौराहे पे आप जाइएगा, कस्बों में लोग आके खड़े होते हैं कि उनको कोई मजदूरी पे ले जाए खरीद के, और उनकी दिहाड़ी देके शाम के टाइम उनको वापस कर दे। लेकिन वहाँ से ऐसे सैकड़ों लोग होते हैं जो घर निराश लौटते हैं कि वहाँ भी काम नहीं मिल रहा है। पढ़ लिख के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। किससे सवाल करें? सरकार से तो करेंगे ना सर। सरकार चुप हो जाती है, सरकार देशद्रोही कहने लग जाती है। जब किसान अपने हकों के लिए आते हैं तो नक्सली हो जाते हैं, खालिस्तानी हो जाते हैं। तो ये नहीं चलेगा ना। बिल्कुल, इसमें लगातार आप ये जो हम वापस इस पे भी लौटेंगे कि जो रोजगार और सब तमाम मुद्दों की बातें हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप हर बार कोट करते हैं अपने कि हम संघर्ष करते हैं अपने लोगों की, ये तमाम हकूक की बात करते हैं, और जितने भी जो आपने 2 अप्रैल के आंदोलन का जिक्र किया उसमें जितने लोग जेल गए उनके लिए लगातार आप वकालत न्यायपालिका में भी लड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि भाई जिस तरीके से मान्यवर काशीराम ने DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई और वामसेप का गठन किया, तो उनका एक स्ट्रक्चर था कि एक जगह जगह पे लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को उस लिहाज से उस जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद क्या कर रहे हैं कि राजनीतिक संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन लोगों को एक गांव में बैठा एक बुजुर्ग है उसको जगाने के लिए भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी क्या उनकी स्ट्रेटेजी है, जो एक संगठन की बात की जाती है। तो काशीराम का साइकिल से जाते थे तमाम गाँव में, तो उस लेवल पे चंद्रशेखर आज़ाद और जो आज़ाद समाज पार्टी वो लोग गाँव में जागरूक कैसे करेगा? आप चुनाव के टाइप तो सिर्फ नहीं कर सकते ना। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है।
मैं इसको एक और तरीके से शुरू करूंगा। जब आपने कहा कि राजनीति ठीक है लेकिन समाज को जागरूक करने के लिए, तो हमारे यहाँ भीम आर्मी पाठशालाएँ चलती हैं। उन पाठशालाओं के जरिए जो अभी नौजवान यंग हैं वो अपने गांव-गांव में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वहाँ हम 2-3 तरह से वो करते हैं। जैसे कुछ पाठशालाएँ सुबह चलती हैं, फिर कुछ पाठशालाएँ स्कूल के बाद चलती हैं, कुछ चलती हैं रात में। तो जो बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि 10 तक 12 तक पढ़ाते हैं, वो फिर अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हमें लगता है कि अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। फिर समाज के रूप में समाज को जागरूक करने के लिए हमारी छोटी छोटी मीटिंग चलती है, कैडर के प्रोग्राम चलते हैं। आपने कहा कि माननीय काशीराम साहब ने कैडर तैयार किया, बिल्कुल सच है। अगर आज भी आपको राजनीति में सफल होना है तो बिना कैडर के आप हो नहीं सकते। मगर कैडर कोई एक जाति नहीं होती, ये भी सब मीडिया को जानना चाहिए। कैडर विचारधारा से जो लोग प्रभावित होते हैं, देखिए लोग 3 तरह से जुड़ते हैं हमारे यहाँ, सभी के यहाँ पे ऐसा ही होता होगा, राजनीतिक दल जो चलाते हैं उनको शायद एहसास हो। पहले लोग जुड़ते हैं घटनाओं से, कोई घटना हुई और जिनकी समस्या आप उनके साथ जाकर खड़े हुए, लोग आपके साथ जुड़ गए, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद वो अपने काम में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि उनका ये काम ही नहीं है। वो अपनी समस्या के लिए तो थे, लेकिन बाकी आपके लिए काम करने के लिए वो अवेलेबल नहीं। दूसरे जो लोग जुड़ते हैं, जैसे कोई नेता आपके साथ जुड़ जाता है, जैसे अभी हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है, कोई नेता आएगा हमारे साथ जुड़ जाए, उसके जो प्रशंसक हैं, उसके समर्थक, वो भी आके जुड़ जाएंगे। उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं, जब तक नेता है वो रहेंगे, जिससे नेता जाएगा वो चला जाएगा। तीसरे लोग जुड़ते हैं, ये स्थायी लोग नहीं है दोनों, लेकिन तीसरे जो लोग जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं, काशीराम साहब ने बताया, विचार से। आप जाके महापुरुषों की बात बताओ और हम उनके आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा रहे ये बताओ, और उस विचार से जो लोग सहमत होंगे वो स्थायी होते हैं। इसको कैडर कहते हैं। तो यानी कि विचारधारा के आधार पे जो लोग तैयार हो जाते हैं वो कैडर होता है, उनको फिर किसी से मतलब नहीं। तो इसके लिए हम लोग, मैं खुद भी कैडर देता हूँ, और हमारी यूनिट है मिशन 78 की। काशीराम साहब के समय में एक अच्छी चीज़ ये थी कि उस समय राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरा था कि अगर आपको देख ले कोई आदमी आपके लिए काम कर रहा तो उसके घर छापे नहीं पड़ते थे, उसके घर पुलिस ने जा खड़े, उस पर झूठे मुकदमे नहीं होते थे। आज क्या है कि सरकार के लोग बैठ के देखते हैं कि अच्छा ये आदमी मदद कर रहा है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए हमारी एक मिशन 78 की टीम है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी रिटायर्ड, वो लोग गांव-गांव में जाके, और हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता, पहले हम लोग भीम आर्मी के यहाँ यूनिट बनाते हैं, हमने भी उसी काम को वैसे आगे बढ़ा जैसे काशीराम साहब ने, जैसे उन्होंने 78 में बनाई DS4 बामसेफ, फिर 81 में DS4 और 84 में बहुजन समाज पार्टी। तो हमने 2014 में बनाई भीम आर्मी, फिर हमने अपना मिशन 78 का कैडर खड़ा किया, और अब हमने अपना दल बनाया आज़ाद समाज पार्टी। तो हमारे जो भीम आर्मी के लोग, पहले हम लोग उनको प्रशिक्षित करते हैं, उन्हीं से लोग आज़ाद समाज पार्टी में लेते हैं, और आज़ाद समाज पार्टी के लोग गांव-गांव जाके, जो जैसे हमने साइकिल यात्रा निकाली, वो लोग गांव-गांव में जाके रुक के लोगों को समझाने का काम करते हैं। आज के जो समय है, वर्तमान परिस्थितियों पे लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, किस तरह से हमारा आरक्षण, हमारी ज़मीनें माफियाओं द्वारा कब्जाई जा रही है, किस तरह से जो है रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, किस तरह से जो छोटे व्यापारी है उनको सुसाइड करने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया, जैसे अभी GST के छापे लगे, किस तरह से सरकार जो है और कानून लाके, जैसे एजुकेशन का जो बजट था वो खत्म हो रहा है, हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप वो खत्म हो रही है, तमाम तरह से, जैसे हमारा मुद्दा है प्रमोशन में रिजर्वेशन का, जैसे जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, इन सब चीज़ों पर जाकर, और महापुरुषों ने जो त्याग बलिदान किया, आज जो हमें मिला है वो बिना संघर्ष के तो नहीं मिला। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले से लेकर माननीय काशीराम साहब तक। तो हम तो उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, राजनीति हमारे लिए सेकेंडरी है। हमें तो सिखाया गया कैडर में माननीय काशीराम द्वारा कि सत्ता मात्र एक साधन है, उस काम को आसानी से करना है, बाकी तैयार तो समाज को करना है। उस काम को हम लोग लगातार करते हैं, और मैं खुद जाता हूँ, रात रात में हम लोग दिन में कैडर करते हैं, और उसी कैडर से कार्यकर्ता का निर्माण होता है, समर्पित कार्यकर्ता जो अपने कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाता है। हम पे कोई पैसे वालों की भीड़ तो है नहीं कि हम लोगों को पैसे देके अपने साथ लाएं, हम तो विचार से जोड़ के साथ ला रहे हैं। आज लाखों लोग देश के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये जो आज ये जो दृढ़ शक्ति है और दृढ़ संकल्प है हमारा, ये जो मिलकर हमने दृढ़ शक्ति बनाई है, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है। आप देखना अगले 3-4 साल में एक बहुत बड़ा वो खड़ा हो जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि आपको एहसास होगा कि एक दल जो कुछ साल पहले बना था वो एक बहुत ताकतवर दल बन गया। तो ये सब चीज़ें होंगी, हमें विश्वास। जो आप कह रहे हैं, एक बात आपने कही मजदूरों की, बात सही है कि आप अगर कस्बों में जाएं तो आपको दिखे, कस्बों के शहरों में जो दिहाड़ी मजदूर उनकी लाइनें लगती हैं। आपने बात की कि 51% आपके समाज के लोगों के पास ज़मीनें नहीं है। एक जातीय संघर्ष का भी इतिहास रहा है। जब आप राजनीति कर रहे हैं
तो एक बहुत चर्चित लाइन है जो अखबारों में इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया में किया जाता है कि जाट और जाटो एक साथ कैसे आ जाएंगे, क्योंकि संघर्ष की कहानी रही है। और एक आरोप भी लगता है, जो आपके विरोधी हैं वो आरोप लगाते हैं कि चंद्रशेखर तो अवसरवादी हैं, वो जाके जयंत के साथ मिल गए। इन आरोपों का जवाब आप कैसे देंगे? 2 सवाल हैं इसमें। देखिए 2 सवाल हैं। पहला सवाल आपका कि जो संघर्ष है, जो संघर्ष रहा है, क्योंकि जातीय संघर्ष की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए जहां जो ताकतवर है वो अपने से कमजोर को सताता ही है, और ये इतिहास है, और ये किसी एक जाति के लिए नहीं, सभी के लिए। आप बताइए कौन ऐसा है जो अपने से कमजोर को नहीं सता रहा है? सरकार भी तो यही करे, सरकार सत्ता में आकर ताकतवर हो गई तो विपक्ष वालों को सता रही है। तो जातीय संघर्ष खत्म करने के लिए भाईचारे की जरूरत है। ये भाईचारा है, हाँ ये भाईचारा है, जिससे कि जातीय संघर्ष खत्म हो जाए। आप और मैं भी तो चाहते हैं कि एक अच्छा समाज बने, और जो जातीय संघर्ष है वो खत्म हो जाए। वो कब संघर्ष खत्म होगा? जब हम एक दूसरे की जरूरतों को और एक दूसरे को समझेंगे। इसलिए हम लोगों ने भाईचारा बनाया कि हम लोग इस लड़ाई को मिलकर लड़ें। देखिए ये सामर्थ्यवान लोग हैं, विचारवान लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं। इसलिए ये नेतृत्व करने वाले लोग जब मिलेंगे तो बहुत सारे लोगों को इनके साथ खड़े होने में आसानी होगी। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। आपका दूसरा सवाल क्या था? ये था कि चंद्रशेखर अवसरवादी हैं, वो जाके जयंत के साथ मिल गए। ये भी आरोप लगता है कि अखिलेश मैंने बीजेपी को रोकने के लिए अगर जयंत जी से, और जयंत जी मैंने आपसे पहले कहा चुनाव से पहले हम लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई अवसर नहीं। और अवसरवादिता तो राजनीतिक सिद्धांत मानने और काशीराम साहब ने सिखाया। उनसे पूछा गया था एक बार कि भाई आपने इतनी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, अब क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कोई पार्टी बच रही तो उनका बता दो। तो ये तो मैंने माननीय काशीराम साहब सीखा। जो काशीराम साहब ने सीखा उस तो गलत नहीं हो सकता। जो उन्होंने सिखाया उसके लिए मुझे जो है कुछ ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं। राजनीति में सत्ता बहुत ताकतवर होती है। सत्ता जिनके पास होती है उनके लोगों के हाथ ऐसे होते हैं, जिनके पास नहीं होती उनके हाथ ऐसे होते हैं। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए अभी खत्म होगी 50% की कैप, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कैप खत्म होगी। जबकि वो जो पूरा आप वो देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्ताव है आरक्षण के लिए, वो इकोनॉमिक बेस पे नहीं है, लेकिन इस देश में हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के साथ हो गया है। और 7 जजों की बेंच का फैसला 5 जजों ने पलट दिया। देखिए उससे पहले 2 जजों ने पलट दिया। देखिए कितना अच्छा माहौल है। अगर हम कॉलेजियम सिस्टम पे बोलेंगे तो फिर हम न्यायपालिका के का जो है वायलेशन कर रहे हैं उनके राइट्स का। लेकिन देखिए बोलना तो पड़ेगा ना भाई। तो अब 50% की कैप खत्म हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ में हो गया है, तो जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी देने में क्या दिक्कत है? जब देश आ जाए तब तो कुछ बटा, तब तो बांट दो भाई। जिनको भाई भाई कहते हो चुनाव से पहले, हिंदू भाई कहते हो, अगर उनके अधिकारों की बात आ रही तो उनसे क्यों मुंह फेर रहे हो? अब तो सरकार हिंदुओं की है तो दे दो। अब तो सेंटर में जो सरकार है वो किसकी? हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुओं की सरकार। तो उनको चाहिए, जिनको भाई कहते हैं उन भाई को हिस्सेदारी देने में क्या दिक्कत? अब उनके हिस्सेदारी तो दे दो। वो जो बिल्कुल रोजगार विहीन है, जमीन विहीन है, उनको कुछ अवसर तो दो आगे बढ़ने के। या भाई के नाम पे सिर्फ उनकी वोट चाहते हो? जनता समझदार हो रही है। और मैं गठबंधन इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि जो झूठ बोल के राजनीति कर रहे हैं उनका पर्दाफाश करके और अच्छाई सच्चाई और अवसर और समता समानता की राजनीति को, समतामूलक समाज की राजनीति को आगे बढ़ाया जा सके। चंद्रशेखर जी, एक वाक्य बहुत वायरल हुआ था 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान कि आपसे पूछा गया कि मायावती से क्या बातचीत हुई आपकी, तो आप रिपोर्टर से ही जो सवाल कर रहे थे आप उन्हीं से कहते हैं कि अगर आपकी बातचीत होती तो हमारी बातचीत करा दीजिए। हमारी तो क्योंकि नहीं हो पा रही है, हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्या वाक्य था? क्या मायावती जी से वो मीटिंग नहीं बैठ पाई, या मीटिंग बैठी तो वो मतलब बन नहीं पाई, बात नहीं बन पाई? क्या कुछ यूपी तक ने काफी रिसर्च किया अच्छी बात। देखिए पत्रकार साथी का सवाल था कि ये गठबंधन जो बन रहा है अब, वो मायावती जी के साथ क्यों नहीं बना? तो मैंने कहा कि मैंने प्रयास किया था, मेरी पहुंच उन तक नहीं है। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि मेरी पहुंच उन तक नहीं है। आप मिले तो उनसे कहिए, चंद्रशेखर का जय भीम कहिएगा उनसे। और उन्होंने कहा कि अगर कभी उनको लगे कि चंद्रशेखर की जरूरत है तो वो जरूर कहें। जब कहेगी शायद। आपके पुराने सहयोगी राजभर जी का तो है, वो फोन पे बात कर लेते हैं। यूपी तक बताया कि फोन आता है हमारे पास, तो उनसे कह देते कि बात करा देते। मैं किसी और के लिए नहीं कह सकता हूँ। देखो माँ बेटे के उसमें कोई तीसरा ना है तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मैं तो इंतजार में हूँ कब, क्योंकि वो बड़ी है हमारी, वो मुझे आशीर्वाद के लिए बुलाएंगे। और अगर चलो अपने दल में से नहीं वो करना चाहती कनेक्ट, नहीं राजनीतिक रूप से, तो कम से कम आशीर्वाद देने के लिए तो बुला सकती है। इतना तो माओ का जो धैर्य है उसका तो हम लोग इतिहास में वो करते हैं। तो चंद्रशेखर जी मान लीजिए बुला लिया उन्होंने 2024 के लिए, खतौली का उपचुनाव देखा और लगा कि हाँ लड़के में ताकत तो है,
और बुला लिया आपको 2024 के लिए, तो क्या जयंत चौधरी के साथ जो भाईचारा है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा माँ के सामने? नहीं नहीं, भाईचारा, अब ये बताइए, माँ का प्यार अटूट होता है, लेकिन क्या इसका मतलब भाइयों में झगड़े हो जाते हैं? ऐसा तो कभी नहीं देखा। तो भाई को लेके जाएंगे। तो मैंने आपसे ये कहा कि दिली रिश्ते अपनी जगह है, चुनावी रिश्ते अपनी जगह है। जिस तरह से माँ बुलाएगी या कहेगी, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पर क्या, अब तक वो और कुछ कहते हैं तो काफ़ी देखो बुलावा आ जाए, यही बहुत है। और मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि एक गरीबी और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर होने के बाद का बेटा होने के बाद मेरे अंदर और कोई कमी मुझे नज़र नहीं आती। देखिए, मेरे ऊपर तो एजेंट का और तमाम, तो उन्होंने कहा पहले दिन से, जिस दिन से मुझे पहचान मिली, कि वो तो आरएसएस की बी टीम है, लेकिन मैंने कभी बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, ना उनके साथ मिलकर सरकार बनाई, ना ही मैं मोदी जी का प्रचार करने के लिए गुजरात दंगे के बाद गुजरात गया, मैंने नहीं किया। बस क्योंकि अब आप पे और तो कोई रास्ता नहीं। मैंने तो बहुत दिन पहले पढ़ा था, जिसको रोका ना जा सकता हो उसके चरित्र पे या उसको जो है अपमानित करने के लिए उसके ऊपर आरोप लगा दो। बस यही राजनीति में मैं देख रहा हूँ। तो ये गिरी हुई राजनीति, इससे गिरा हुआ राजनीति का स्तर नहीं हो सकता। आपको लड़ना है तो विचारों की लड़ाई लड़िए, मुद्दों की लड़ाई लड़िए, आंदोलन की लड़ाई लड़िए। देखिए, सत्ता बिना संघर्ष से कहाँ मिलेगी? कोई आंदोलन 5 साल में बहना आपने देखा हो बीजेपी का, तो आप बता दो इसका नेतृत्व मायावती जी ने किया हो। तो ट्वीट से तो उतने वोट मिलने वाले हैं जितने मिल रहे हैं। तो मान लीजिए 2024 में एक तरफ भाई हैं और दूसरी तरफ बहन मायावती ने भी आपको बुला लिया, जिनको आप माता लगातार कह रहे हैं, तो मतलब वहाँ फिर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं देखेंगे कि कहाँ से ज़्यादा अच्छा ऑफर मिल रहा है, वहाँ जाया जाएगा। ऐसा लड़ाई समाज हित की है। अगर मेरे व्यक्तिगत हितों की होती तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि एमपी एमएलए बनना इस देश में बहुत कोई बड़ा काम नहीं। मैं यहाँ किसी के पैर पकड़ के नहीं आया, मैं यहाँ संघर्ष करके पहुँचा हूँ, जूते घिस के पहुँचा हूँ, लाठियाँ खा के पहुँचा हूँ। मेरे 3 दांत टूटे हुए अंदर के, पुलिस की लाठियों से टूटे, कोई क्रिकेट खेलते हुए नहीं टूटे। मैंने दिल्ली के आंदोलन में जब सीए एनपीआर एनआरसी का आंदोलन हुआ और मुझे निर्दोष व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, और ये हमारी जस्टिस ने, जज साहिबा ने भी कहा कि उनके खिलाफ क्या वो है आरोप, और पुलिस कुछ नहीं दे पाई। इस देश में देखिए सत्ता है कि पुलिस कितनी नतमस्तक है, वो भी दिल्ली की, देश की राजधानी की पुलिस। तो जब मैं रिलीज हुआ, मैंने अपने लोगों को नहीं बताया कि किस तरह का सलूक पुलिस ने मेरे साथ किया। मुझे एक बार में कम से कम 250 लाठी मारी गई कि मुसलमानों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो। अपने लोगों की बात करोगे शायद तुम्हें कुछ ना कहें, लेकिन अगर मुसलमानों की बात करोगे इस देश में तो तुम्हारा इलाज हो जाएगा, इनकाउंटर हो जाएगा। तो मैंने वो 250 लाठी इसलिए सही कि मुझे आज नहीं तो कल ये जब किसी के साथ अन्याय होगा, इस लड़ाई के खिलाफ अपनी बात को रखना पड़ेगा। तो अगर आप बात करते हैं बहुजन की, तो किसी एक जाति के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, सबकी बात करनी पड़ेगी। और शायद कोई नहीं उठा रहा, अगर आपको जानकारी हो मोहित जी, तो हुआ है अभी वहाँ 7 लोगों की हत्या हुई है बिहार में, यादव समाज के। हमारी यूनिट ने कल मुझे बताया, मैंने कल ही मुख्यमंत्री जी के यहाँ मेल भी किया और खुद ट्वीट भी किया टैग करके, उनको कहा कि उनको जो है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो मैं तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इसके साथ अन्याय हो। और आज लोग उम्मीदें जुटाते हैं, लोग ट्विटर पे वीडियो बना के डालते हैं कि हमारी आवाज़ पहुंचा दीजिए। मैं सबको संज्ञान में लेता हूँ। अब कल ही एक वीडियो मेरे पास आई थी, शायद वो आजमगढ़ की है, मैंने तभी टीम को तत्काल किया कि रिप्लाई किया कि जाओ पता करो, और तत्काल हमारी टीम जाती है। ये जो विश्वास लोगों में हमने पैदा किया कि देखो वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं, हम सरकार में नहीं है तो एकदम से त्वरित न्याय नहीं करा पाते, लेकिन उनकी लड़ाई की आवाज़ को उठाते हैं, उनके संघर्ष को उठाते हैं, उनके दिल में जगह बनाते हैं, इसलिए समाज हमसे जुड़ रहा है। और आप देखना, इस काम को हम बंद नहीं करेंगे तो आगे और बढ़ने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार हम चर्चा तो कर ही रहे हैं, इसमें एक मुद्दा आता है आरक्षण का। जैसे अभी आपने कहा कि अवसरों पर मानवर काशीराम का कहना था कि हमारे बहुजन समाज को अवसर कम मिले हैं, तो हम कोई भरे हम पे अवसरवाद का आरोप लगाए तो वो उनकी समस्या है। तो अगर इस बात पे अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ राजभर जी भी आए, तो उनसे जब हमने आरक्षण को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि भाई जो गरीब है उसको पहले मिलना चाहिए। तो आपका स्टैंड में ये जानना चाह रहा हूँ कि आरक्षण को लेकर क्या ये कोई गरीबी हटाओ योजना की तरह देखते हैं आप, या फिर से प्रतिनिधित्व का मामला मानते हैं? देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है, ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। मैं कह रहा हूँ देश में से इसको मोड़ रहे हैं, तो सबको अपने स्वर्ण वोटों की चिंता है कि भाई वो डिस्टर्ब ना हो जाए। और देखो, वो नेता गलतफहमी, सारा स्वर्ण वोट बड़े पैमाने पर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। कहीं किसी प्रदेश का डाटा निकाल के देख लो। और देखो भाई, मेरी उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है, अगर उनके साथ समस्या है तो उन समस्या पर भी काम होना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जो है, प्रतिनिधित्व का मामला है, तो जो उसका पैमाना है, शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन,
और प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, ये उसके बेस पे है। इसके साथ जो छेड़खानी हुई ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, मैं इसके खिलाफ हूँ, पूर्ण रूप से EWS के खिलाफ हूँ। अगर कोई अमीर स्वर्ण जाति का व्यक्ति गरीब है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको इतने पैसे दो कि जिससे उसकी गरीबी दूर हो जाए। लेकिन अगर आप डाटा चेक करो, सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, हाई कोर्ट में कितने हैं, चांसलर कितने हैं, ED CBI इनकम टैक्स में कहाँ टॉप पे कौन बैठा हुआ है, तमाम जगह आप जब चेक करोगे, आप यूपी के DM और SSP चेक कर लो तो आपको एहसास हो जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब कहीं से भी नहीं मिल रहा, जो हम पे मिला उसको भी छीनने का काम कर रहे हो। तो जब पिछली बार जो है मंडल कमीशन का जब वो आया, मंडल कमीशन की सिफारिशें कहाँ लागू हुई अभी पूर्ण रूप से? हम लड़ेंगे उसके लिए, जातिगत जनगणना और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो सारी, हम लड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर यही कह के आए थे सत्ता में कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे, और ये कहा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाएंगे, कॉलेजियम खत्म करेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के दरवाजे खोलेंगे कि आओ सुप्रीम कोर्ट में जज बनो, हाई कोर्ट में जज बनो। झूठ बोले और धोखा किया अपने समाज के लोग, हम सब लोगों के साथ। और अब जनता उसको जो है हम लोगों को जाके बताएंगे कि रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का मामला है। और ये बिल्कुल देखिए, जैसे हम यहाँ 4 एक जाति के एंकर होते और शायद अगर हमारी जाति के ने कुछ गलत भी किया तो हम उसका बचाव करते कहीं ना कहीं, ये फैक्ट है। जब अधिकारी थाने में बैठता है, जब अधिकारी कोर्ट में बैठता है, जब अधिकारी जो अपने दफ्तर में बैठता है, तो जाति जब सरनेम में आता है तो कहीं ना कहीं भावनाएं तो उचकती हैं थोड़ी सी। इसलिए मैं चाहता हूँ हर जगह पे सबका समान प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि उनके साथ अन्याय ना हो। वरना सोचिए, अगर हाथरस में ADG लॉ एंड ऑर्डर का बयान था, शायद आप दोबारा नहीं उनसे सवाल पूछ पाए कि रेप नहीं हुआ है, उनको किसने दिया अधिकार? जबकि सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है, ये तय करने का अधिकार कोर्ट को है। उनका ये बयान एक जिम्मेदार अधिकारी का, और उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। उनके खिलाफ तो FIR दर्ज होनी चाहिए थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब सत्ता और सब तमाम लोग एक विचारधारा के हो जाएंगे तो देश नहीं चल सकता है। देश तभी चलेगा बिल्कुल। अभी हम लोग सबको अपनी बात कहने का मौका मिले। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 उसका भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसमें आपने कहा कि रोजगार हम लोगों को जोड़ेंगे इसमें। एक चीज़ मैं देखता हूँ पश्चिमी यूपी, आगरा, अलीगढ़, इन तमाम क्षेत्रों में जो लोग चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए थे, दलित समाज और तमाम लोग, तो वो अब बिल्कुल दिखते नहीं है वहाँ पर। तो आपका समाज को लेके जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, आर्थिक तौर पर कितने मजबूत करने का क्या प्लान आपको लगता है कि हम समाज को, हमारा ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि मजबूती आर्थिक तौर पर भी आती है। देखिए, संविधान के साथ ही बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लाइन कोट की थी, मैं फिर आज इसको कहता हूँ कि राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी से, राजनीति में तो हम वोट मिलने से समान हो जाएंगे, लेकिन जब तक सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी तब तक देश में समानता नहीं आएगी, तब तक जो है वोट की वैल्यू भी बेईमानी सी होगी। तो अभी आर्थिक समानता पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरत है कि इस समाज को लोन या तमाम तरह से अवसर इस तरह से मिले कि ये लोग जो हैं अपने पैरों पे खड़े हो पाएँ। अभी तक तो सरकारों ने कोई ऐसा ठोस काम नहीं किया है। अभी तो प्रधान मिनिस्टर कह रहे हैं कि अभी हम आवास दे रहे हैं, यानी कि अभी तो लोगों के पास आवास ही नहीं है, अभी तो लोगों को अच्छा इलाज ही नहीं मिल रहा है। तो अवसर तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम पे प्लान है, और वो प्लान जब ही हो सकता है जब हम राजनीतिक ताकत में होंगे, तभी हम उसको लागू करा सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम कोई भी वो करें तो सिर्फ हम नारेबाजी या चिल्ला ही सकते हैं, सरकार तो नहीं करे। क्योंकि जो कुछ करना है, अगर देखिए धन का बंटवारा करना है, किसको कितना धन मिलना चाहिए, किसके समाज के लिए कितने रिसोर्स की जरूरत है, किन के लिए हॉस्टल बनने चाहिए, किन को जो है विदेश में पढ़ने के लिए जाना चाहिए, ये सब सरकार तय करती है कि समाज की तरक्की के लिए जो है कितना जो है बजट होना चाहिए। अब सरकार, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि राजनीतिक दलों की एक अच्छी भागीदार सरकार बने, जिससे कि सभी वर्गों के लिए काम। इसमें एक चीज़ मैं देखता हूँ, मैंने पढ़ाई अपनी पश्चिमी यूपी में की है, तो मैं लगातार वहाँ पे एक जो माहौल देखा, युवाओं में तो आपका क्रेज़ दिखता है जी। जो एक तरीके से युवा जोश में रहते हैं, और भीम आर्मी आपकी जिस तरीके से लगातार कार्य करती है, लोगों को, युवाओं को जोड़ती है। लेकिन जो पुराने व्यक्ति हैं उनमें अभी भी बहुत विश्वसनीयता नहीं है कि चंद्रशेखर उनके लिए एक विकल्प के तौर पर खड़े हो रहे हैं, या फिर वो बहुत अच्छी फाइट कर पाएंगे। उसके साथ मेरा एक जोड़ा इसमें प्रश्न ये भी है कि जिस तरीके से आपके साथ युवा तो आ रहे हैं, लेकिन क्या इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपके साथ कैसे लोग जुड़ रहे हैं? IAS PCS की तमाम लॉबी लगातार सुनने में आता है कि बहुजन समाज पार्टी तमाम ऐसे लोगों को जोड़ती है, तो ऐसे लोग आपके पास कहाँ हैं जो आइडियोलॉजिकली लेवल पर आपकी टीम को या आपके समाज को मजबूत कर रहे हो? तो पहले सवाल पे आ जाते हैं। आपने कहा कि युवा, तो युवा घर की रीढ़ होती है, लेकिन दद्दा लोगों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा। मैं क्या कहा, युवा घर की रीढ़ होती है। देखो, युवा अपनी बहन और माँ को दोनों को अपनी बात से सहमत कर सकता है, और युवा आज के स्ट्रक्चर में है। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप ये सोचते हैं वो सुबह उठ के करते क्या, वो सोचते क्या हैं? वो तो ये सोचते हैं कि आज घर में रोटी कहाँ से आएगी, आज बच्चे की फीस के पैसे कहाँ से जाएंगे, इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे, आज बिजली का बिल कहाँ से देंगे। सोने के तारों में आती है यूपी में बिजली,
सबसे ज़्यादा महंगी बिजली। तो वो तो इस काम में लगे हुए हैं, वो तो सुबह उठते हैं, खेत काम में जाते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी खेत में जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, शाम के टाइम घर आते हैं, थक हार के सो जाते हैं। आजकल देश में चल क्या रहा है उसको नहीं देख पा रहे। तो युवा अब जब खतौली में वोट दिया, आप सर्वे देखिए बूथ पे जाकर, तो वोट तो उन्होंने भी दिया जिन दद्दाओं की बात आप कर रहे नहीं दे रहे आशीर्वाद। देखो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, भले ही गरीब हों, लेकिन वो जो है ना, जैसे किसान होता है बीज देख लेता है कि भाई ये फसल जो है बीज इससे अच्छी होगी या बुरी होगी, तो वो देखते हैं और देख के सहमत होते हैं। धीरे धीरे मुझे जुमे 8 दिन तो हुए आए हुए भाई, मेरे संघर्ष का लोगों की पहचान में 700-800 साल था, जिसमें 2-2.5 साल में जेल में रहा हूँ। तो अभी तो मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, इतना बड़ा देश है, घूमना है, लोगों को अपनी बात से जाकर समझाना। जो लोग टीवी पे मुझे देखते हैं और जब मैं उनसे ज़मीन पर जाकर मिलता हूँ तो मैं समझता हूँ 1% असहमति नहीं मिलती, और वो कहते हैं ठीक है, अब पहले हमने बहन जी का साथ दिया, अब आपका साथ देंगे। और दिया आप यूपी तक ने दिखाया कि लोग कह रहे हैं देखो अब तक बहन जी का दिया है, अब चंद्रशेखर का देंगे, वो भी हमारा है, अब उसको आगे बढ़ाएंगे, उसके उम्मीद है कि कुछ करेगा। अब इंटेलेक्चुअल्स की बात, मैंने जो मिशन 78 की बात आपसे की, आज तो किसी की हैचर नहीं, डीएम मुझे फ़ोन कर दे, AIS मुझे फ़ोन कर दे, IPS फ़ोन कर दे, तुरंत जो है अगर चार्ज पे होगा तो हट जाएगा। इसलिए फ़ोन सरकार की बताया ना, सरकार फ़ोन टैप कराती है, सरकार जो है आजकल सारे सरकारी मशीनरी का, IB का, LIU का प्रयोग करती है, कौन किससे मिल रहा है, रेकी कराती है, तमाम तरह की चीज़ें कराती है। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के IS लॉबी हो, वंचित वर्ग की, या PCS लॉबी हो, या IPS लॉबी, वो सब लोग पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब अगर आज मैं यहाँ कह रहा हूँ ऐसा ना कल उनके यहाँ पे पुलिस जो है घूमने लग जाए, उनके नंबर चेक करने लग जाए, और वही हमारा ब्रेन है। देखिए आप भी नौजवान हैं, आपके परिवार को भी आपसे बहुत उम्मीदें होगी, तो विश्वास करेंगे धीरे धीरे। आप कोई अगर बात कहोगे तो एकदम भरोसा नहीं करेंगे, आपसे बड़े आलोचना करेंगे, सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन जब आप सहमत कर दोगे तथ्य के साथ कि भाई ये रीजन है, तो सहमत भी हो जाएंगे। तो नौजवान लोगों को इसका मतलब तो मौका ही नहीं मिलेगा। हम तो अभी जैन जी ने मांग की है कि भाई 21 साल होने चाहिए चुनाव लड़ने की, मैं उसका समर्थन करता हूँ। तो नौजवान जो 18 साल पार करके वोट दे रहा है, सरकार बना रहा है, उसको इस बात में अवसर मिलना चाहिए कि वो 21 साल की उम्र में नेता भी बने। तो दद्दाओं को भी सहमत कर लेंगे, माँ बहनें और नौजवान हमारे साथ हैं, सब लोग साथ आ जाएंगे। इंटेलेक्चुअल्स जो है धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह की राजनीति है, जबकि संविधान देता है अधिकार कि अपने समाज के हितों के लिए आप बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। जो बोलता है उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है। उनको भी धीरे धीरे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि शरीर चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, जैसे इनका है मेरा है, लेकिन ऑपरेट जो होता है वो इतने से दिमाग से होता है। तो पढ़े लिखे समाज को हम लोग बड़े पैमाने पर जोड़ रहे हैं, क्योंकि यही दिशा देगा और हमारी रणनीतियाँ भी बनाता है। मैं तो बोलता हूँ, अभी भी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो उनके द्वारा सिखाया गया, क्योंकि उम्र के अनुभव के साथ सीखता रहूँगा। तो जो पुराने लोग हैं, जो काम किए, आप जो बसपा में पुराने लोग थे आज कहाँ हैं आप बताइए? वो सब लोग घर बैठे हैं। उन्हीं लोगों से मैं विचार ले लेके, उन्हीं लोगों से बात कर करके, सब लोग चाहते थे काडर से आप सीख रहे सर जी शिवाजी, बिल्कुल। इसलिए चंद्रशेखर जी, इस इंटरव्यू के पेस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, फटाफट राउंड करेंगे, रैपिड फायर राउंड करेंगे। मैं आपको एक एक करके एक एक नेता का नाम दूंगी और आप मुश्किल से एक लाइन में उनके बारे में आपकी जो भी विचार है, आपकी जो भी सोच है, वो बताइएगा, ठीक है? सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। अच्छे, ये तो एक ही शब्द हुआ ना, एक लाइन में बताना कम से कम। नहीं अच्छे, जो अपने बारे में सोचते हैं वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अपने बारे में ही सोचते हैं, जो अपने बारे में वो सोचते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव अच्छे, वो भी अच्छे। हाँ, जो वो सोचते हैं कि भाई मुझे ये काम मेरा जो किया गया अच्छा है, तो उस हिसाब से वो भी अच्छे हैं। दोनों में डिफरेंस? तो मैं किसी में क्यों डिफरेंस करने लगा? मुझे कोई अधिकार ही नहीं किसी में डिफरेंस। मुझसे जुड़ा सवाल होता तो जवाब देता। अच्छा, जिनको आप भाई कहते हैं, जिनको आपने भाई कहा है, जयंत चौधरी। अच्छे, सब अच्छे हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्या? अच्छा, आप ये बताइए, आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों से या आप उनकी बात सहमत, इसलिए आप उनको बुरा थोड़ा कह सकते हैं। उनकी नीतियों पे हम लोग बुरा कह सकते हैं। आपने व्यक्तिगत पूछा मुझसे कैसे हैं, तो मैं अच्छे ही कहूंगा। चलिए, अच्छा, किसी के लिए अगर आपको बहुत अच्छा, तो मैं उसके लिए भी कह दूंगा कि बहुत अच्छा। अगर किसी महिला नेता के बारे में पूछते, महिला नेता के बारे में चलिए आपने लिया है, प्रियंका गांधी को आपकी बड़ी फिक्र है, बहुत अच्छी बहन है मेरी, बहुत अच्छी। नहीं, बातचीत क्या चली, वो हॉस्पिटल आई थी ना। तो अगर कोई किसी के दुख दर्द में आ जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इसको राजनीति से हम लोगों ने तो कहा कि ऑफर, कई बार उन्होंने मेरे समर्थन में, जब मेरे साथ अन्याय में बोली, मैं उनका दिल से समर्थन करता हूँ, मेरी बहन है। कभी भी उनके ऊपर कोई आंच आएगी तो मैं राजनीति से अलग हटके उनकी लड़ाई, उनके साथ खड़ा हूँ, मेरा वादा। राजनीति में लोग कह रहे हैं कि ऑफर आए थे कि कोई है नहीं, चंद्रशेखर आ जाते तो एक बड़ा चेहरा मिल जाता। ऐसा नहीं, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, काम कर रहा हूँ।
और मैंने कहा कि मैं अवसर की नहीं, किस तरह से हमारा आंदोलन आगे बढ़े, इस पर चिंतित हूँ बस। ठीक है। अच्छा, एक और व्यक्ति हैं, चलते चलते मैं पूछ लेता हूँ। तस्वीरें सामने आई जब 2022 में आप साथ दिखे, ओवैसी, शिवपाल, राजभर और आप तीनों। ओवैसी जी के साथ क्या बातचीत हुई है? तीनों देखिए, पॉलिटिकल लाइंस की बात थी, इन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। ओवैसी जी भी अच्छे हैं, शिवपाल जी भी अच्छे हैं, राजभर जी भी अच्छे हैं। मेरे मुंह से किसी को आप बुरा सुनेंगे ही। मेरे अंदर कमी हो सकती है, मैं किसी को किसी के अंदर वो सीख रहे हैं। तो सब अच्छे हैं। तो अब जो आपके अच्छे लोग हैं उनसे एक अपील करनी है आपको। देश के प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं। चलिए भाई साहब, गृह मंत्री बहुत अच्छे हैं। हमारे जो क्या नाम, सर्वोच्च न्यायालय के जो वो हैं हमारे सर्वोच्च चीफ जस्टिस है, वो बहुत अच्छे हैं। अभी जो ईडी के हेड हैं वो अच्छे हैं, सीबीआई के हेड अच्छे हैं, और अभी जो नए नए बने इलेक्शन कमिश्नर वो बहुत अच्छे हैं। इस इंटरव्यू के बाद अच्छे होने की परिभाषा बदल जाएगी मुझे तो। हाँ, मैं तो इसलिए कहूँगा कि अच्छे हैं। चंद्रशेखर जी, एक पॉलिटिकल लाइन से थोड़ा सा हटके सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि चंद्रशेखर आजाद एक अगर हम नेता से हटके बात करें जी, तो वो क्या है? आपकी एक युवा लाइफ रही होगी, जब आप कॉलेज जाते होंगे, आपका बचपन, आपकी व्यक्तिगत विचार, मतलब अदर देन पॉलिटिक्स, चंद्रशेखर आजाद क्या है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद बहुजन मिशन के एक सिपाही हैं, जिन्होंने अपने महापुरुषों के त्याग बलिदान को समझा, और जिनके पिता ने उनके हाथों में दम तोड़ दिया, इस उम्मीद के साथ कि उनका बेटा इस समाज के लिए और देश में कुछ योगदान करेगा। जो लगातार ठगे गए लोग हैं उनके लिए कुछ करके दिखाएगा, और उस बेटे ने उस बात को स्वीकार किया, और वो बेटा कोशिश में लगा हुआ है कि वो जो अन्याय, जैसे रेप किसी बेटी का अधिकार नहीं कि उसके साथ हो, किसी माँ को अपमानित किया जाए, किसी को जलाया जाए, मारे जाए, किसी महिला का अधिकार नहीं, तो ऐसा इस देश में बंद हो। गरीबों के साथ जो जातिगत उत्पीड़न होता है वो बंद हो। किसानों के साथ जो तमाम तरह की जो समस्याएं नौजवानों के साथ हैं, कोई बेरोजगार साथी उम्मीद हार के सुसाइड ना करे, तमाम वर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बंद हो, और देश में भाईचारा बने। उसको बनाने के लिए चंद्रशेखर जो भी योगदान कर सकते हैं कर रहे हैं, और बहुत उम्मीद है मेरे लोगों को मुझसे। मैं जब जाता हूँ क्षेत्र में तो वो रो पड़ती है मुझे देख के, मेरी माएँ और बहनें, और कहती है कि उम्मीद है कि जब आप कामयाब हो जाओगे तो हमारे बारे में कुछ होगा। मैं विश्वास से कहता हूँ, मैं गृह मंत्री जी की तरह नहीं कहूँगा कि आज भी यूपी में गाजियाबाद में नहीं रह पा रहे हम लोग तो कि भाई महिलाएं सोने पहन के निकल सकती, गहने पहन के रात को 12 बजे। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जब हम लोगों को अवसर मिलेगा तो हम पूरा प्रयास करेंगे किसी बहन के सम्मान के साथ ठेस ना पहुँचे, जो डर का माहौल है खत्म हो, और महिलाएं भी पुरुषों की तरह रात को निकले, पेरियार जैसे कहते थे, काफ़ी दूर तक निकले, और अपनी उम्मीदों को, दहेज के कारण किसी बहन को ना जलाया जाए, किसी बहन को पैसे ना होने के कारण पढ़ने से जो वंचित ना, उसके सपनों की उड़ान खत्म ना हो, भाई की भी और बहनों की भी, और माओ की, बुजुर्गों, सबके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके लिए अच्छे अवसर तैयार करें और उनको ज़िंदगी का आनंद मिले। तो चंद्रशेखर जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, लोगों को अच्छा बताया, एक अच्छा काम भी करना है। आपको दर्शकों से अपील करनी है कि यूपी तक को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, नहीं, मैंने अच्छी बातें नहीं कही, मैंने सच कहा। कभी आपको मेरी इनमें से किसी बात के साथ लगे कि मैं अपनी बात से फिराऊं तो आप मुझसे सवाल कीजिएगा। अब मैं यूपी तक के लिए अपील करूंगा अपने सभी साथियों से या देशवासियों से, जो भी यूपी तक देख रहे हैं या मुझे सुनेंगे, वो यूपी तक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आजकल हम ज़्यादा चीज़ फ़ोन पे देखते हैं, तो मैं यूपी तक को बहुत देखता हूँ। तो अब भीम आर्मी के लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है। समाज के साथ एक काम और करना है, यूपी तक को सब्सक्राइब करना है। लेकिन अब चलते चलते हम आपको जी कमेंट भी किया करो, बिल्कुल यूपी तक पे कमेंट जरूर आप करते रहिए, हम सवाल पूछते रहेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सबसे सवाल पूछते हैं। आज हमारे साथ मौजूद चंद्रशेखर जी थे, कई बातें कही, लेकिन एक बात जो बहुत चर्चा आगे निकलेगी कि मैं बेटा हूं, माँ मुझे कब बुलाएगी। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।